हेलो स्टूडेंट्स, थीम देखकर आप लोग जान गए होंगे कि आज हम लोग आईटी जो हमारा रूल्स आया हुआ है 2021 वो डिस्कस करने वाले हैं। इस रूल में क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे और इसका पूरा नाम पहले आप लोग देख लीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। तो इसमें दो रूल्स हैं गाइस, एक रूल है और एक क्या है, आचार संहिता है। तो आचार संहिता किसके लिए लाई गई है, एथिक्स कोड किसके लिए लाए गए हैं, और आपके आईटी रूल्स इंटरमीडिएट गाइडलाइंस किन के लिए लाई गई है, इनको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो गाइस, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस जो आपकी है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आपके ओटीटी के लिए है। ठीक है, तो सोशल मीडिया और ओटीटी में डिफरेंस क्या है ये हम लोग देखेंगे। रूल में प्रोविजन क्या क्या किए गए हैं ये देखेंगे। क्यों लाया गया, गवर्नमेंट को ये कहाँ से पावर मिली, क्योंकि गाइस ये रूल है। एक्ट वही पुराना वाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, तो क्यों लाया गया, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर किस हिसाब से थे। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जिनके व्यूवर्स बहुत ज्यादा हैं, जो आग की तरह काम करते हैं। फेसबुक पर एक पोस्ट होता है, जब तक उसे हटाने के लिए बोला जाता है, जब तक पता चलता है, जब तक उसको हजारों लाखों लोग देख चुके होते हैं। वो कहीं ना कहीं क्या, जो हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट है वो कहीं कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को मिसगाइड कर रहा है। उसके लिए कोई भी निवारण तंत्र नहीं है, कहीं पर हम जाके कंप्लेन नहीं कर सकते। मेरा कोई चैनल चल रहा है, सडनली वो बंद कर दिया जाता है, तो हम अपने आप को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं और हम ये जान भी नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर ऐसा किया क्यों गया है, ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है गाइस, तो इन्हीं साथ पे बात करते हैं, ये रूल उसी के लिए लाए गए हैं। चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। डिसलाइक भी कर सकते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म है गाइस, फ्री प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग फ्री भी हैं और ऑथराइज भी हैं ये करने के लिए, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक बात और आपसे बता दें कि ये सब कुछ, ये जो आपका है इंग्लिश में दिया हुआ है और नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है। ठीक, और जब वीडियो खत्म होगा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिंक कर दिया जाएगा, आपको वहां से इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस, हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सरकार ने ऐसा किया क्यों, सरकार के ऊपर ऐसा प्रेशर कहाँ से आ रहा था, क्यों आ रहा था, सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा। तो बात करते हैं अगर हम लोग 2018 की, तो 2018 में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहे थे या जो पीछे से क्राइम बढ़ते हुए आ रहे थे, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था कि देखिए ऐसा नहीं चल पाएगा, आप जो है कोई गाइडलाइन लेकर आइए, ऐसी गाइडलाइन लेकर आइए जो ये सोशल मीडिया ओटीटी पर जो क्राइम चल रहा है उसको रोका जा सके। और जो कंपनी है, कंपनी मतलब समझ रहे हैं ना, जो आपके फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, व्हाट्सएप है, ये सब जो अपनी मनमर्जी कर रही हैं, इनको मनमर्जी करने से रोका जा सके। क्राइम अगर कोई सोशल मीडिया पर होता है तो उसकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाएगी, इनका ऑफिस इंडिया में होगा तो कहाँ पर होगा। ठीक है, ये वाली जो बातें थी ना, इनके लिए कोई ऑफिसर नियुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फेसबुक इंडिया में काम कर रहा है और इसका जो ऑफिस है वो यूएस में बना हुआ है। ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि अब एक इंडियन केस हुआ है वो जाए यहाँ पे जाके कंप्लेन करे, तो कंप्लेन करने के लिए इंडिया में ही इनका क्या होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए। तो ये सारी बातें की गई थी, फिर तब भी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो फिर क्या किया, 2019 में अगेन गवर्नमेंट ने कहा, एक मिनट गाइस, फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन बोला गाइडलाइंस को लाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए, क्योंकि जो सोशल क्राइम था ना आपका, जो सोशल क्राइम है वो कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। ओटीटी जो कंटेंट है उसका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है, कहाँ से पोस्ट करते हैं कहाँ पे पहुंचता है, जब तक पता चलता है तब तक कैसे क्या हो चुका होता है, कोई सुसाइड कर चुका होता है, किसी का मर्डर हो चुका होता है। मोब ब्लीचिंग बहुत ज्यादा हो जाती है इन चीजों से। सोशल मीडिया पर बहुत ही क्या हेट स्पीच दी जाती है, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, पॉलिटिकल
ग्रुप्स हो, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स ग्रुप्स हो, ये सब आप लोग इन सब में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं, सब लोग सब कुछ यूज करते हैं, तो सबको पता है। फिर राज्यसभा में एडहॉक कमेटी बनाई गई, और उसमें भी एडहॉक कमेटी में भी कहा गया कि भैया अब तो ये रूल लेकर हमें आने पड़ेंगे। तो फाइनली गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ठीक है, सरकार के ऊपर इतना प्रेशर था कि उन्होंने बोला ठीक है हम लेकर आ रहे हैं, तब जाकर उन्होंने आईटी रूल 2021 को लाया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, अगर इनके साइलेंट फीचर्स की बात करें कि इनके साइलेंट फीचर क्या है जो लेकर आया गया है, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था ये किसने बनाया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इसके द्वारा लाया गया है क्या, रूल 2021। ठीक है, रूल 2021 किसके द्वारा लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने मिलकर इसको तैयार किया है। शिकायत निवारण तंत्र, जो आपका ग्रीवेंस सिस्टम होगा, ठीक है, जो ग्रीवेंस सिस्टम होगा वो बनाया गया है, कंपनी को बनाना पड़ेगा। बोला गया है कि भैया कंपनी आप एक शिकायत निवारण तंत्र बनाइए। ठीक है, कंप्लेन करने के 24 घंटे के अंदर, ये भी कहा गया है कि जो 24 घंटे होंगे ना, इन 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि एप्लीकेशन कहाँ से आई है, और 14-15 दिन के अंदर उसको जाके वे फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, कहने का मतलब इतना है कि अगर कोई एप्लीकेशन दर्ज कर दी गई है, कोई एफआईआर कर दी गई है, कोई सिंपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मिस्टर ए है, इनको सोशल मीडिया पे कोई प्रॉब्लम हुई, ये गए कंपनी के पास और इन्होंने क्या करा, ये जो सिस्टम बनाया गया है ना शिकायत निवारण तंत्र, यहाँ पे जाकर इन्होंने क्या कर दिया है, बोला है कि भैया ये मेरी शिकायत है, इन्होंने एक लेटर दे दिया कि भैया ये मेरी शिकायत है, तो शिकायत कंपनी को मिल गई है, ये इन्हें 24 घंटे के अंदर बताना है। ठीक है, ये कंपनी इन्फॉर्म करेगी कि हमको भैया इनकी शिकायत मिल गई है, 24 घंटे के अंदर ये बताएंगे, और 15 दिन के अंदर इनकी शिकायत का निवारण करना होगा। तो पहला तो ये किया गया है। दूसरा किया गया है कि ये तो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की शिकायत है, वो जाएगा तो 24 घंटे में अपडेट करना पड़ेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो आई थी वो मुझे मिल गई है, आपका लेटर जो आया था वो मुझे मिल गया, और 15 दिन के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात है कि अगर कोई मैटर वुमेन का होता है, अगर महिला की गरिमा या सुरक्षा की बात होती है, तो उसके लिए क्या किया जाना है, अगर मान लीजिए दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई वुमेन की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर उस पोस्ट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यहाँ पे 15 दिन का टाइम नहीं है, 24 घंटे के अंदर उस पोस्ट को हटाना पड़ेगा। आपको इमिडिएटली कार्रवाई करनी पड़ेगी, जैसे ही आपको पता चलेगा वैसे ही उसको हटाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर कैटेगरी तैयार की जाएंगी, ठीक है, मतलब कम और ज्यादा की, मतलब दो तरह के होंगे। जो सोशल मीडिया, मान लीजिए फेसबुक है, फेसबुक के व्यूवर्स जो हो सकते हैं 50 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं, इंस्टाग्राम के कुछ कम हो सकते हैं, व्हाट्सएप के कुछ ज्यादा हो सकते हैं। तो ये कैटेगरी डिसाइड होगी कि आखिर किसके कितने व्यूवर्स हैं और उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो पहला हो गया कि 24 घंटे के अंदर बताना पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन हमको मिली है, 15 दिन में निवारण देना पड़ेगा। महिलाओं का मामला होगा, उनकी गरिमा का, उनकी रिस्पेक्ट का और सिक्योरिटी का मामला होगा, तो 24 घंटे के अंदर उस पोस्ट को हटाना पड़ेगा जिस पोस्ट के प्रति कंप्लेन की गई है। फिर सोशल मीडिया पर कैटेगरी डिसाइड करनी होगी, किनको, कंपनियों को। कहेंगे सुनो कंपनी, तुम अपने व्यूवर्स के बारे में बताओ, तुम्हारे कितने व्यूवर्स हैं और तुम किस कैटेगरी में आते हो। तो दो कैटेगरी वही 50 लाख के आसपास की तैयार की गई है। ठीक है, फिर चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा इनको, चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर बनाना पड़ेगा, जो भारत का निवासी होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। चौथा पॉइंट सुन लीजिए क्या है कि एक इनको क्या करना पड़ेगा, चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो इंडिया का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो बताना पड़ेगा कि आखिर इंडिया का वो क्यों नहीं है।
ये उनको बताना पड़ेगा। नोडल कंटेंट पर्सन होना चाहिए, एक नोडल कंटेंट पर्सन होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करेगा, ये 24 घंटे सेवा में रहेगा, 24 आवर्स इसको अपडेट रहना पड़ेगा। तो पॉइंट्स को काउंट करते जाइएगा गाइस। 5 पॉइंट्स हो गए हैं। पहला पॉइंट था, अगर हम लोग रिवाइज करें तो शिकायत निवारण तंत्र बनाना है। उसके तहत क्या करना है, एक बनाने के बाद 24 घंटे के अंदर बताना पड़ेगा कि ऐसी कंप्लेन मेरे पास आई है, 15 दिन के अंदर उसका निवारण करना पड़ेगा। कोई महिला की गरिमा या सुरक्षा से संबंधित मुद्दा होता है तो पोस्ट को 24 घंटे के अंदर हटाना है। 15 दिन वाला यहाँ पे जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर कैटेगरी तैयार करनी पड़ेगी कि आपके पास कितने व्यूवर्स है, कितने व्यूवर्स नहीं है, आप ये अपडेट करिए। चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर्स बनाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि ये भारतीय है या विदेशी है, और अगर भारतीय का नहीं है तो क्यों नहीं है। कंपल्सन नहीं है, सीसीओ बना सकते हैं आप, सीसीओ आप बना सकते हैं किसी फॉरेनर को भी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि वो इंडियन क्यों नहीं है। फिर एक नोडल कंटेंट पर्सन बनाना पड़ेगा। ये क्या करेगा, 24/7 कांटेक्ट में रहेगा, किसके, भारतीय सीबीआई हो, आईबी हो, पुलिस हो, यहाँ की जितनी भी ऑथराइज संस्थाएं हैं, ठीक है, उनको उनके कांटेक्ट में उसको रहना पड़ेगा। और इसको भारत का अधिकारी होना आवश्यक है। अब देख रहे हैं ना कि सीसीओ के लिए भारत का होना या ना होना ऑप्शनल है, लेकिन ना होने पर बताना है कि क्यों नहीं है। लेकिन एनसीपी जो बनेगा ना आपका नोडल कंटेंट पर्सन, इसको कंपलसरी है इंडिया का ही होना। और ये किससे, जैसे आपकी सीबीआई हो गई, आईबी हो गई, इंडियन पुलिस हो गई, इन सब के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। कैसे, 24 आवर्स रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक है कि रेजिडेंशियल गवर्नेंस ऑफिस होना चाहिए, ऑफिसर होना चाहिए। ये क्या होगा, ये भी भारत का नागरिक होगा। तो क्या होगा, रेजिडेंशियल ग्रीवेंस ऑफिसर, एक इनको आरजीओ बनाना पड़ेगा, वो क्या होगा, इंडियन होगा, इंडियन ऑफिसर होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। एक मुद्दा और इन्होंने दिया है कि भैया सुनो, जो भी आपके पास, जो भी आप कर रहे हैं ना एक्टिविटी वाइस वर्षा, जो भी आपकी चल रही है, उसे मंथली अपडेट करना पड़ेगा सरकार के पास। क्या करो, मंथली अपडेट करो कि हमने 30 दिन में ये किया, 30 दिन में हमने ये नहीं किया। ये सब बातें कहाँ बतानी पड़ेंगी, जाकर बताना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इनको मंथली अपडेट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहीं पे फंस रही है गाइस, कहा जा रहा है ये मंथली कैसे हो पाएगा, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। जो हमारे रूल्स हैं, हम उनकी अगर बात करें तो रूल्स अभी यही हैं हमारे, ठीक है। फिजिकल कंटेंट एड्रेस देना पड़ेगा इंडिया का, जैसे कि आपका द हिंदू का ऑफिस है, ठीक है, जैसे हमारे वहाँ मंत्रालय हैं, तो हमको पता है ना कि एग्रीकल्चर मंत्रालय है या क्राइम ब्यूरो है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो हमारे पास इनका एक पर्टिकुलर क्या है, परमानेंट और पर्टिकुलर एड्रेस है। उसी तरह से इनको क्या करना पड़ेगा, एक अपना परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा, वो भी क्या, इंडिया का। ये अपना एक ऑफिस बनाएंगे इंडिया के अंदर, फिजिकल कंटेंट एड्रेस बनाएंगे, और ये किसको देंगे, यहाँ पे, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये लोग जाएं और वहां पे जाके बातचीत कर सकें। लास्ट में इन्होंने बोला है कि वॉलेंटियर यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को तैयार करना होगा। वॉलेंटियर यूजर्स वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होता क्या है, ये वो होता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है, हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास दो तरह की आईडी चलती हैं, एक जिसका एड्रेस भी होता है, नाम भी होता है, नंबर भी होता है, एक वो जिसका ना एड्रेस मिल रहा होता है, ना नाम मिल रहा होता है, ना नंबर मिल रहा होता है। ये क्या चल रही है, फेक चल रही है, ये जो फेक चल रही है ना, और एक ये है। तो अगर कोई यूजर चाहता है कि भैया हमें क्या करना है, हमें वेरिफिकेशन करवाना है अपनी आईडी का, तो कंपलसरी है कि कंपनी उसका वेरिफिकेशन करे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप क्या करें, उसका वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन टिक लगकर आना चाहिए, जिससे हमें पता रहे कि ये ऑथेंटिक है और ये आपका इनलीगल काम कर रही है, फेक आईडी है। तो क्या होगा कि उनका अकाउंट वेरीफाई करना होगा, अगर वो चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो इट्स ओके। बट जैसे ट्विटर में देखा है ना आप लोगों ने कि
ट्विटर यूज करने वाले जानते होंगे कि वहां पर ब्लू टिक लगकर आ जाता है इस तरह का। तो उससे क्या होता है, वेरिफिकेशन हो जाता है किस बात का कि ये आपका क्या है, सही बनी हुई आईडी है, फेक नहीं है। तो ये करवाना होगा। और एक और है कि रिमूवल ऑफ अनलॉफुल कोट, ठीक है, ऑथराइज करना पड़ेगा किसको, किसी कोट, किसी भी कंटेंट को हटाने के लिए अगर आपकी कोई कोर्ट है या कोई मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है, अगर वो कहता है कि इस पोस्ट को इमिडिएटली हटाओ, ठीक है, इमिडिएटली हटाने के लिए अगर बोला जाता है तो इमिडिएटली उनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज पोस्ट हुआ है फिर हम ढूंढे किसको शिकायत करनी है, फिर वो अमेरिका तक बात जाएगी, फिर अमेरिका से वो इंडिया चलेगी और पता चला अब तक यहाँ पर आग लग गई। तो ऐसा नहीं होना है। गवर्नमेंट ने बहुत ही सिस्टमेटिकली ऑर्डर्स में ये सारी चीजें की हैं। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 8-10 पॉइंट है रूल्स के अंदर। पहला रूल आपका है, सबसे पहली बात किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक आईटी इंफॉर्मेशन का, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ये लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, इन्होंने मिलकर गाइडलाइंस तैयार की है। कौन सी गाइडलाइंस तैयार की है, गाइडलाइंस तैयार की है सोशल मीडिया की। अभी हम लोग ओटीटी पर नहीं पहुंचे हैं, तो अभी तक हम लोगों ने जितनी बात की थी वो सोशल मीडिया की बात की थी, ठीक है। किसने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाए हैं। 8-10 पॉइंट है, फिर से रिवाइज कर लीजिए। शिकायत निवारण तंत्र बनाना पड़ेगा कंपनियों को भारत में, ठीक है। ग्रीवेंस सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अगर कोई मामला है तो 24 घंटे के अंदर उस पोस्ट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे जो व्यूअर्स है ना, उनको क्या कैटेगराइज किया गया है 2 भाग में। उनको बताना पड़ेगा किसके पास कितने हैं और किनके पास कम है, किनके पास ज्यादा है, 2 में डिसाइड उनको कर दिया जाएगा। चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर बनाना पड़ेगा, जो भारत का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नोडल कंटेंट पर्सन बनाना पड़ेगा, जो 24/7 क्या रहेगा, भारत के सीबीआई, आईबी इत्यादि के साथ संबंधित, वो अपने आप को क्या कहते हैं, जोड़ के रखेगा, उनको अपडेट करेगा, उनको सपोर्ट करेगा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा और 24/7 वर्क करेगा। फिर आपका आता है रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, ये भारत का होना चाहिए। और एनसीपी भी आपका भारत का होना चाहिए। फिजिकल कंटेंट एड्रेस देना पड़ेगा कंपनियों को। वॉलंटियर यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी चाहती है, कोई व्यक्ति चाहता है तो उस पर्टिकुलर ऐप या कंपनी को उनको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, जस्ट लाइक ट्विटर। और अगर कोर्ट कहती है, कोई ऑथराइज अथॉरिटी कहती है, कोई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कहती है, अगर कोई भी कंटेंट गलत है और अगर सरकार चाहती है उसको एट अ टाइम क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो उनको तुरंत करना पड़ेगा। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी सोशल मीडिया की। अब हम लोग बात करते हैं ओटीटी की। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ओटीटी है क्या। आई होप कि मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि ओटीटी है क्या आपकी, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ओटीटी आपके होते क्या हैं। तो अगर बात करें, देखिए ये तो यूएस का कॉन्सेप्ट था, यूएस से चल रहा था ओटीटी आपका, लेकिन फिर देखते देखते ये इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ये क्या होते हैं कि ये इंटरनेट का प्रयोग करते हुए टेलीविजन पर कुछ ऐसा दिखाते हैं या मोबाइल फोन पर कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके क्या चल रहे होते हैं कि प्लेटफॉर्म, द टॉप प्लेटफॉर्म से ओवर द टॉप, ओवर द टॉप, ये क्या है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से जुड़े होते हैं, जो वीडियो या अन्य मीडिया से संबंधित कंटेंट को प्रदर्शित करते हैं। जो वीडियो भी हो सकता है और मीडिया के अन्य जैसे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी हो सकती है। इसमें टेलीविजन के कंटेंट होते हैं, जैसे आप लोग ने नेटफ्लिक्स, अमेजोन और ये हॉटस्टार वगैरह आजकल देखा हुआ है, वो उसमें कंटेंट को दिखाते हैं, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सर्विसेज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन वीडियो ऑन डिमांड होता है, ठीक। एक तो ये हो सकता है ट्रांजैक्शन वीडियो ऑन डिमांड, दूसरा हो सकता है आपका सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड।
सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड हो सकता है, ट्रांजैक्शन वीडियो ऑन डिमांड हो सकता है, एडवर्टाइजिंग कितने एडवर्टाइज दिखाना है, वीडियो ऑन डिमांड है ये। ओटीटी प्लेटफॉर्म में दी जाने वाली सर्विसेज के फायदे क्या क्या है, अब ये सुन लीजिए। तो इनके फायदे क्या होते हैं कि जो अगर जैसे कि कोई जो चाहता है सिर्फ वही देख सकता है। जैसे कि क्या हो गया है आजकल, हम लोग हॉटस्टार अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो ये क्या है हमारा, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो इस पे क्या होगा, हम जो मूवी चाहे, जो सीरियल चाहे, ठीक है, जो गेम चाहे उसको क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स को क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो ये इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हैं ये सुन लीजिए। हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, ऑल्ट बालाजी, सोनी विलिव, Z5, बूट, MX प्लेयर, ये सब क्या है आपके, ये आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म है। अब चलिए इनके बारे में क्या कहा है सरकार ने, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये किसके अंदर आएंगे, पहली चीज इनके रूल कौन तैयार करेगा, पहली चीज तो ये रूल नहीं है, ये समझिएगा, ये रूल नहीं है, ये कोड है, ठीक है, आचार संहिता है ये। दूसरी चीज, इसके जो किसके तहत ये आता है, अगर इसकी बात हम लोग करें तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के बारे में सुना होगा, ये उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि ओटीटी कंटेंट जो आपके होते हैं वो यूजफुल होने चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है तो वो यूजफुल होनी चाहिए, कोई मूवी है या कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि मूवीज बहुत सारी होती है, कल्चरल होती है, पॉलिटिकल होती है, सोशल होती है, ठीक है, तो वो सब यूजफुल होनी चाहिए। और इनको क्या क्या चाहिए, संस्था तंत्र बनाना चाहिए, यानी इनको ऑर्गेनाइज सिस्टम एक बनाना चाहिए। ओटीटी ने कहा है कि हमने अपना सेल्फ रेगुलेटरिंग बना लिया है, लेकिन इसे गवर्नमेंट नहीं मान रही है, ये ओटीटी का कहना है, ठीक है, कि उन्होंने अपना क्या कर लिया है, सेल्फ रेगुलेटरी बना लिया है। लेकिन सरकार का मानना है कि अभी तक आप बहुत कुछ कर चुके हैं, अब जो करना है वो हमको करना है। तो इसमें 3 सिस्टम तैयार किए जाएंगे, ठीक। डिजिटल मीडिया पर लागू होगा, कंटेंट का सेल्फ क्लासिफिकेशन होगा, यूनिवर्सल होगा या नहीं होगा इस पर बात की जाएगी, किस एज के लिए होगा ये भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले इनका जो 3 सिस्टम है वो क्या है वो देख लेते हैं। 3 सिस्टम में डिजिटल मीडिया पर लागू होंगे, डिजिटल मीडिया पर इम्प्लीमेंटेड हो जाएंगे, ठीक है। कंटेंट का सेल्फ क्लासिफिकेशन करना होगा, इनको सेल्फ क्लासिफिकेशन किसका करना होगा, कंटेंट का। और वो कैसा होगा कि बताया है कि वो यूनिवर्सल है कि नहीं है, आप बताइए, उसे कोई भी एज ग्रुप के व्यक्ति देख सकता है, या 7 साल तक का बच्चा देख सकता है, या 13 साल तक का बच्चा देख सकता है, या 16 तक देख सकता है, या उसके या फिर कोई एडल्ट देख सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन क्या होगा, ये इनका इनको करना पड़ेगा। ये 3 लेयर सिस्टम बनाया है। एक आपका होगा जिसमें डिजिटल मीडिया होगा, सेल्फ क्लासिफिकेशन करना होगा। सेल्फ क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा, सेल्फ कंटेंट क्लासिफिकेशन आपका इस तरह से होगा, जिसमें आपका 7 साल है, 7 साल है, 13 साल है, 16 साल है, और फिर एडल्ट का है, ठीक है। किसके लिए बनाना है ये बताना पड़ेगा। और जो वो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स वेरिफिकेशन भी करवाना कंपलसरी किया गया है। तो गाइज ये ओटीटी की बात हम लोगों ने कर ली है, फिर से लिख लीजिए, इसके पॉइंट हम आपको लिखवा देते हैं। अभी तक हम लोगों ने किसका देखा था, इसमें 3 लोग शामिल होंगे गाइज, ठीक है। सेल्फ उसी की बात कर रहे हैं, ओटीटी की। थ्री लेवल जो इनको ग्रीवेंस सिस्टम बनाना है ओटीटी को, इनका जो होगा
3 लेवल ग्रीवेंस सिस्टम, इनका ये जो है पहले लेवल पर इनका क्या होगा, ये सेल्फ करें, ठीक है, ये क्या करें, सेल्फ रेगुलेशन करें। दूसरे पर क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल चैनल आ जाएंगे। इंडिविजुअल चैनल इसलिए आ जाएंगे गाइस क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन करना है, तो जैसे जी न्यूज हो गया, हॉट स्टार हो गया, ठीक है, तो ये क्या करें, ये अपना सेल्फ रेगुलेशन करें। फिर दूसरे पर आ जाएगा पब्लिश बॉडीज रेगुलेशन। तो अब ये जितने भी चैनल है ना, ये जो पूरा पोर्टफोलियो चैनलों का बन के तैयार होगा, ये आपस में डिसाइड कर लें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कॉम्पीट करना है, क्या रूल और रेगुलेशंस होंगे, ये आपस में डिसाइड कर लें। लास्ट में आ जाएगा गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, इसमें ऑल चैनल इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जब ये अपना बना लेंगे सब कुछ ऑल चैनल्स का, तो ये इनको जज कर लेगा। देखा नहीं है जैसे कि सब्जी मंडी अध्यक्ष होते हैं, मंडल बनते हैं बहुत सारे, तो उसी तरह से ये कुछ आपका काम करेगा। और जो भी बॉडी बनेगी, ये जो भी बनकर आएंगे, ये जो पूरे बनकर आएंगे, इनको अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना पड़ेगा, इनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के पास, ठीक है। चलिए गाइस, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर इसकी जरूरत की बात करें तो देखिए, हम लोगों ने देख लिया है क्यों लाया गया। तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 2018 में, फिर 19 में, फिर एडहॉक कमेटी ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, ठीक है। इनके साइलेंट फीचर देख लिए हमने, किसके, जो गाइडलाइंस थी किसकी, सोशल मीडिया की और ओटीटी की, दोनों की गाइडलाइंस हम लोगों ने अलग अलग समझ ली, इनके साइलेंट फीचर समझ लिए। अधिकार जो मिला है गवर्नमेंट को, अगर उसकी बात कर लें तो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन से 87 से, ठीक है। तो अधिकार इनको कहाँ से मिला है, 87 से मिला है। इनके सेक्शंस भी हैं, सेक्शन भी अगर आप लोग चाहें तो सेक्शन बी है इसका, सॉरी 2 है, इससे इनको मिला है। आखिर लाया क्यों गया, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी थी, तो इसीलिए इसको लाया गया है कि देखिए, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, किसकी, कंपनियों की, कोई पोस्ट कहीं से भी आ रहा है, कहीं भी जा रहा है, कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं था, तो इसलिए ये लाया गया है। तो इसमें कहा क्या गया है, अब ये भी हम लोग देख लेते हैं कि वाई रेगुलेट दिस, कि इन ऐपों को रेगुलेट करने की आखिर जरूरत क्या है। तो अगर उसकी बात करें तो फेक न्यूज, आपके जो फेक न्यूज चलती हैं उसके लिए, इसको मतलब रोकने के लिए, वुमेन के आपत्तिजनक पोस्ट को या महिला की जो आपत्तिजनक तस्वीरें होती हैं उसको पोस्ट कर दिया जाता है, फिर इसको हटाना है, नहीं हटाना है, कहाँ से आई थी, कहाँ से चली है, इन सबको नहीं समझ पा रहे होते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं और वो जो जो उनके कॉर्पोरेटिव ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, वो पार्टीज हैं, कॉर्पोरेटिव ग्रुप्स हैं, उसमें जो एक दूसरे की आलोचना चलती रहती है, आप लोगों ने देखा होगा, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसके लिए जो धार्मिक भावनाओं को टारगेट करके कोई पोस्ट करते हैं उसको रोकने के लिए, राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकने के लिए, इंटर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के, सहिष्णुता को, जो टॉलरेंस वाला आपका मुद्दा होता है ना, इंटॉलरेंस को बढ़ावा जो दिया जा रहा है उसको कम करने के लिए, हिंसा, जो वायलेंस हो रहा है उस हिंसा को बढ़ावा देने वाले जो पोस्ट किए जाते हैं उनको रोकने के लिए, फाइनेंशियल धोखाधड़ी को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये सब ऐसे तत्व हैं जिनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है। अगर मेंस का आंसर लिखने के लिए आ जाएगी आईटी एक्ट 2021 के रूल में क्या क्या है और इसको लाना क्यों अनिवार्य था, तो लिखना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, तो उसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं। आखिर इससे फर्क क्या पड़ रहा था, लोकतंत्र का लोकतंत्र तो हमारे भारत का जो डेमोक्रेसी है वो मेन पार्ट है हमारा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, हेट ऑफ स्पीच का राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है। तो हमें ये बोलने से पहले सोचना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं। आखिर
ऐसा क्यों किया जाए, क्यों ना किया जाए? तो ऐसा माना जा रहा है कि लोकतंत्र के एक अनिवार्य अंग के रूप में आलोचना करना एवं जो असहमति व्यक्त करना तो क्या है, राइट है। सरकार का मानना है, सरकार के जो स्टैंड हैं वो ये है कि ये हमारा अधिकार है कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें, किसी के प्रति अपनी जो असहमति है, ठीक है, उसको व्यक्त करें। लेकिन जो एक हमारा भारतीय संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको सुना होगा, हम भारत के लोग, हमारी प्रस्तावना से जो शुरू होता है वो ये कहता है कि भारतीय संविधान और कानूनों का उल्लंघन किए बगैर आप किसी को क्रिटिसाइज करिए, अब्यूज करिए, कोई पोस्ट करिए, ठीक है, आप किसी के पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके कुछ नहीं कर सकते। तो इन सबको रोकना, क्योंकि भारत में देखिए इस समय क्या हो रहा था कि लोकतंत्र के नाम पे क्या चल रहा है कि हम कुछ भी बोलेंगे, संविधान को फॉलो नहीं करेंगे, लॉ हमारे पास होते नहीं है, हमारे कोई किसी के लिए गलत शब्द बोल दे या कुछ गलत लिख दे तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस ये होता है हम कहाँ शिकायत करें, कहाँ करें, कहाँ करें, पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो बोलते हैं मेरे दायरे में नहीं आता है, तो कहाँ जाकर करें? तो इन सब चीजों के लिए ये चीजें लाई गई हैं गाइज। इनके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार किया जा सकता है, बट अभी मैंने खाली टॉपिक डिस्कस किया है आपके पास में, सोशल मीडिया क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या है, आईटी रूल क्या है, आईटी रूल का कौन सा सेक्शन है, ठीक है, आईटी एक्ट का कौन सा सेक्शन है। चलिए गाइस, हम लोग अपनी क्लास आज यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।